वैश्विक काव्यशास्त्र की रूपरेखा। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम यह विचार कर रहे हैं कि क्या भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बीच में तुलनात्मक परिशीलन के लिए सुपुष्ट आधार संभव हैं और क्या दोनों के तारतमिक विवेचन से वैश्विक काव्यशास्त्र के निर्माण की नई संभावना बनती है। इसकी पहली कड़ी में अरस्तु के काव्यशास्त्र पर मैंने विचार किया और किस प्रकार से भरत मुनि की परंपरा जो ऐत्रेय महिदास से आरंभ होती है उसमें अनुकरण की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम अरस्तु के काव्यशास्त्र की काव्य चिंतन की और उसमें अनुकृति के सिद्धांत की पुनर्मीमांसा कर सकते हैं। इस पर हमने बात की। अरस्तु के बाद पश्चिम के काव्य चिंतकों में कला चिंतकों में लॉन्जाइनस का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्य और कला में उदात्त तत्व सबलाइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सबलाइम, SUBLIME, इसका प्रतिपादन किया। यह लैटिन के सब्लिमिस शब्द से बना है। उदात्त तत्व कविता का प्राण है, इससे कविता महान बनती है, ऐसा लॉन्जाइनस कहते हैं। ग्रीक दार्शनिक हैं लॉन्जाइनस भी, प्लेटो और अरस्तु की तरह पहली शताब्दी में वे हुए। उनके ग्रंथ का नाम भी ग्रीक भाषा में ऑन द सबलाइम है। ग्रीक भाषा के इस ग्रंथ की मूल पांडुलिपियां अप्राप्य हैं तथा इसकी प्रतिलिपियां 10वीं शताब्दी के बाद मिलने लगती हैं। लॉन्जाइनस के लगभग 1000 वर्ष बाद इसकी पोथियां मिलती हैं और खंडित पोथियां मिलती हैं। संस्कृत में जिस प्रकार से पुरानी पांडुलिपियां कई बार पाठ की समस्याएं उनमें आती हैं और खंडित पांडुलिपियां मिलती हैं कई ग्रंथों की और उनको पूरा पुनरुद्धार करना कठिन हो जाता है, यह समस्या लॉन्जाइनस के ग्रंथ के साथ भी है। उसमें लॉन्जाइनस के ग्रंथ का लगभग 1/3 हिस्सा लुप्त है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को वक्तृत्व कला से संबंधित माना। वक्तृत्व कला के द्वारा अभिव्यक्त उदात्त श्रोताओं को अभिभूत करता है तथा अपनी शक्ति और गरिमा से उन्हें अनुप्राणित करता है। काव्य में जो उदात्त है वह महान आत्मा की अनुगूंज है। किसी भी अभिव्यक्ति में उदात्त निम्नलिखित उपादानों के द्वारा संभाव्य बनता है। पहला, वक्ता का स्वयं महान आत्मा होना। दूसरा, विषय वस्तु की महत्ता। और तीसरा, श्रोताओं की ग्रहणशीलता। उदात्त की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसलिए लॉन्जाइनस साहित्य में नवीन कल्पना तथा स्वतः स्फूर्ति का इसके लिए होना आवश्यक मानते हैं। लॉन्जाइनस ने कला में प्रतिफलित उदात्त के विविध स्तरों और भेदों का विशद निरूपण किया। उनके अनुसार उदात्त के ये प्रकार हो सकते हैं: बाह्य या फिजिकल पहला, नैतिक या मॉरल दूसरा, बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल यह तीसरा हुआ, पराभौतिक या मेटाफिजिकल यह चौथा हुआ, सौंदर्य शास्त्री या एस्थेटिक पांचवा हुआ, आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल छठा हुआ तथा कलात्मक या आर्टिस्टिक यह सातवां हुआ। इतने प्रकार के उदात्त की अभिव्यक्तियां कविता और कला में हो सकती हैं। उदात्त की अभिव्यक्ति काव्य रचना प्रक्रिया में निम्नलिखित के द्वारा संभव बनती है। इन उपादानों से संभव होती है: पहला, समुचित अलंकार योजना। दूसरा, उत्कृष्ट भाषा अथवा भव्य शब्दावली या उत्तम पद रचना। और तीसरा, गरिमामय उदात्त रचना अथवा वाक्य विन्यास या रचना विधान। इन सभी की एकान्विति रचना में होने से उदात्त तत्व आता है। कुंतक ने जो वक्रोक्ति का प्रतिपादन किया है वह सारा विवेचन लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के काफी निकट आ जाता है। और कुंतक नई शब्दावली वक्रोक्ति की प्रक्रियाओं को बताने के लिए गढ़ते हैं। वे कहते हैं कि काव्य में जो विभिन्न कोटियां हैं कविता के अंतर्गत, उनमें परस्पर स्पर्धाधिरोह होता है। वे एक दूसरे से स्पर्धा करती हुई सीढ़ी दर सीढ़ी कविता को ऊंचाइयों पर पहुंचाती हैं, होड़ बद करके कविता को ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। तब उनमें परस्पर कोई वैषम्य नहीं रह जाता। पूरे सामंजस्य के साथ वे एक कार्य में लग जाती हैं कि कैसे कविता को उदात्त धरातल पर ले जाएं। यह कविता का अलौकिक धरातल है। वक्रोक्ति कविता को अलौकिक बना देती है, ऐसा कुंतक कहते हैं।
और उसकी प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं कि प्रतिभा के संरंभ से उत्पन्न सौभाग्य यह गुण है। और सौभाग्य को उन्होंने विस्तार से निरूपण सौभाग्य का निरूपण उन्होंने किया। और सन्निवेश के सौंदर्य से उत्पन्न लावण्य यह दूसरा गुण है। जो पूरा विन्यास है कविता का और स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं कवि प्रतिभा के संरंभ के द्वारा, वे उसमें एक लावण्य भर देते हैं। काव्य में ये सब मिलकर के एक समग्र और निरस्तावयव समुदाय की निर्मिति करते हैं। अवयव निरस्त हो जाते हैं, किसी प्रकार का विभाजन, पार्थक्य, टूटन विघटन निरस्त हो जाता है और संपूर्ण समग्र आवयविक रचना एक अवयव में अखंड होकर के बनती है। यह वक्रोक्ति की प्रक्रिया के द्वारा संभाव्य बनता है। तब जो संरचना बनती है वह अन्यूनानतिरिक्तत्व मनोहारिणी अवस्थिति होती है, ऐसा कुंतक कहते हैं। अन्यून अनतिरिक्त मनोहारिणी शब्दार्थ के संवेद होने की स्थिति वहां पर होती है। कुंतक की दृष्टि में वक्रता काव्य में लोकोत्तरत्व का आधान करती है। यही लॉन्जाइनस का उदात्त धरातल है। भाषा को वक्रोक्ति वक्रता असाधारणता प्रदान करती है, साधारण से उठाकर उसे ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करती है और सामान्य अलौकिक तत्व उसमें आहित कर देती है। उससे काव्य उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित हो जाता है। कवि स्वयं जितना उदात्त होगा उतनी ही उदात्तता उसकी शैली में आएगी और उतना ही उदात्त उसका काव्य विश्व होगा। कुंतक और लॉन्जाइनस इस दृष्टि से यही बात कह रहे हैं। लॉन्जाइनस के मत में कोई आंतरिक प्रेरणा, उस प्रेरणा से भावों का उदय, अनुभूति की तीव्रता और उस अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए समुचित पद रचना या शैली ये रचना में उदात्त को उल्लसित करते हैं। वक्रोक्ति का भी प्राण उदात्तता ही है। कुंतक के प्रस्थान में उचिताख्यान जीवितम, समुचित का समीचीन का गरिमामय रूप में आख्यान करना। उदाराभिधानम जीवितम परमार्थो यस्य, ऐसा वे कहते हैं। उदाराभिधान ही उसका जीवित या परमार्थ है। कविता का, कविता में वक्रोक्ति का वो औदार्य या उदात्तता वक्रोक्ति का जीवित है, जीवन है। उदार स्वस्पंद सुंदरत्वेन वर्तनम, उदार स्वस्पंद सुंदर वर्तना व्यापार काव्य का जो होता है वही वक्रता है। वस्तुनो वक्र शब्दैक गोचरत्वेन वक्रता, यही वक्रता की परिणति है। यह केवल विचलन विपथन मात्र नहीं है, यह डिस्टोर्शन नहीं है, यह कुछ लीक से हटकर के कुछ नए ढंग से कह देना भर नहीं है। यह कविता को समग्रता, पूर्णता और अलौकिकता प्रदान करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से कहीं न कहीं विचारधाराओं का साम्य आता है और कविता के मूल तत्वों की गवेषणा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है लॉन्जाइनस में और कुंतक में। और यह एक संवाद भी दोनों को आमने सामने रख करके हम देख सकते हैं। यद्यपि दोनों में काल की दृष्टि से बहुत दूरी है, लगभग 1000 वर्ष की दूरी है। लॉन्जाइनस पहले हो चुके हैं, कुंतक उनके बाद में हैं, बहुत बाद में हैं। दोनों एक दूसरे से परिचित हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन विचारधाराओं का, दृष्टियों का साम्य इस प्रकार से कहीं न कहीं हो सकता है। एक और विचारक पर हम बात करेंगे, कोलेरिज, सैमुअल टेलर कोलेरिज, एस.टी. कोलेरिज। 1772 में उनका जन्म हुआ, 1834 ईस्वी में उनका निधन हुआ। निश्चित रूप से अरस्तु और लॉन्जाइनस के बाद यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों और काव्य चिंतकों में से, कला चिंतकों में से वे हैं। ये जो पूरा समय है जिसमें कि कोलेरिज हुए, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ये जो 100 साल का लगभग समय है, सारे विश्व में अभूतपूर्व समय यह है। यह यूरोप की मनीषा का यूरोप की मनीषा के अभूतपूर्व उत्थान का समय है। उसके इस अभ्युत्थान में भारतीय प्रज्ञा का भी बड़ा हाथ है। यद्यपि यूरोप ने अपनी अहम के कारण इसे कभी स्वीकार नहीं किया। यह वह समय है जब सर विलियम जोन्स के द्वारा संपादित और अंग्रेजी में अनुदित अभिज्ञान शाकुंतल का प्रकाशन यूरोप के साहित्यिक और बौद्धिक जगत में अपूर्व हलचल मचा चुका है। कोलेरिज 17 वर्ष के नौजवान थे जब सर विलियम जोन्स का कालिदास का नाटक अंग्रेजी में अनुवाद के साथ यूरोप में पहुंचा। 18वीं शताब्दी के सर्वोच्च कवि वही थे
तथा उनके कनिष्ठ साथी शिलर कालिदास से अभिभूत हुए। गोइथे की प्रसिद्ध कविता है कालिदास पर, शकुंतला पर, जिसमें सारे विश्व के सौंदर्य की समस्त एकत्र सन्निधि देखना हो तो शकुंतला यही एक पुस्तक है, इसमें वह मिलेगी। वासंतम कुसुमम फलम च युगपत ग्रीष्मस्य सर्वं च यत् यच्चान्यन् मनसो रसायनमतः संतर्पणम मोहनम एकीभूतम अभूतपूर्वम अथवा स्वर्लोक भूलोकयोरैश्वर्यं यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। यह उसका वासुदेव विष्णु मिराशी ने, जो जर्मन में कविता है गोइथे की, उसका संस्कृत में अनुवाद किया है। अंग्रेजी में अनुवाद भी मिलता है। अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की पूरी परंपरा कालिदास के परोक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव से अभिभूत दिखाई पड़ती है, प्रभावित दिखाई पड़ती है। शैले और कीट्स जैसे महान कवि अंग्रेजी के, उनमें कहीं ना कहीं जो भारतीय अध्यात्म है उसकी प्रच्छन्न गूंजें सुनाई पड़ती हैं। इस परिदृश्य में कवि, समीक्षक और दार्शनिक सैमुअल टेलर कोलेरिज आते हैं। वे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के निश्चित रूप से एक शलाका पुरुष और शिखर पुरुष हैं। पश्चिम के महान साहित्य चिंतकों में उन्हें अग्रणी माना जा सकता है। नाटककार और कवि भी वे हैं और समीक्षक, दार्शनिक भी वे हैं। प्रभाववादी समीक्षा का जनक उनको कहा जाता है। साहित्य समीक्षा के सिद्धांतों में कोलेरिज ने दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश किया। विलियम वर्ड्सवर्थ से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों के साहचर्य ने दोनों के चिंतन और सर्जना को प्रेरित और स्फूर्त किया। लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ और कोलेरिज का महत्वपूर्ण सहयोगी काव्य संकलन है। कोलेरिज की इसमें कुल 4 ही कविताएं सम्मिलित हैं और दर्शन के क्षेत्र में कांट और शेलिंग, इन 2 जर्मन दार्शनिकों का गहरा असर कोलेरिज पर है। काव्यास्वाद तथा नाट्यानुभूति के दार्शनिक विवेचन के लिए कोलेरिज विशेष रूप से स्मरणीय है। नाट्यानुभूति को, कलानुभूति को इन्होंने अविश्वास का स्वैच्छिक स्थगन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहा है। इसका प्रतिपादन उन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरा, जो उनकी पुस्तक है, उसके 14वें अध्याय में किया है। अविश्वास का स्वैच्छिक स्थगन या विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक अनिर्वचनीय स्थिति है। विश्वास और अविश्वास दोनों स्थगित कर दिए गए हैं। अविश्वास को जानबूझ करके परे ठेल दिया गया है और पूरी तरह विश्वास है यह भी नहीं कह सकता है। यह एक अनिर्वचनीय इस दृष्टि से स्थिति कही जा सकती है। कुल मिलाकर के भ्रमात्मक अनुभव है यह, लेकिन भ्रम से तो आनंद नहीं होता, लेकिन इसमें आनंद हो सकता है, इसमें आनंद होता है, क्योंकि यह स्वातंत्र्य से निर्मित भ्रम है। हमने निर्मित किया है, हम इस भ्रम में आनंदित होते हैं, इसलिए हम इस भ्रम को रचते हैं। इसमें रचने का जो स्वातंत्र्य है उसके कारण आनंद है। लोल्लट यही कह रहे हैं। भारत में जो लोल्लट हैं, भरत मुनि के व्याख्याकारों में सबसे पहले उनका नाम आता है। वो आरोपवाद में यही कह रहे हैं कि विभावादि से उत्पन्न होता है स्थायी भाव और गम्य गमक भाव। आरोपवाद की बात वो कर रहे हैं कि पात्र पर आरोपित कर देता है मूल चरित्र को, जिस तरह से रस्सी पर सर्प को आरोपित कर देते हैं हम। रस्सी पर सर्प का आरोप करके, और यदि डरता है तो उसको रस या आनंद की अनुभूति नहीं कह सकते। लेकिन मैं जानबूझ करके रस्सी में सर्प की रचना करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये रस्सी नहीं, सांप है। फिर मैं उसमें कल्पना करता हूँ कि ये सांप की तरह हवा में हिल रही है। मैं उससे कौतुक या क्रीड़ा करता हूँ। फिर मैं किसी बच्चे को दिखाकर कहता हूँ कि देखो यह सांप है और यह जो हिल रहा है इसका फन धीरे धीरे आ रहा है, हमारी तरफ बढ़ रहा है। बच्चा पहले डरता है, फिर वह समझता है कि ये तो खेल कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, तो हमारे खेल में सम्मिलित हो जाता है। तो हम ये खेल या क्रीड़ा करते हैं, इसमें एक रचना होती है और यह श्रोता या प्रेक्षक इसी प्रकार जानबूझ करके भ्रम को निर्मित करता है, अविश्वास को स्थगित कर देता है वह, और वह मान करके चलता है कि ठीक है, उतनी देर के लिए मैं मानता हूँ कि यह सचमुच का दुष्यंत है, सचमुच का राम है और मैं इसमें आनंद ले रहा हूँ।
ऐसी अनुभूति हो सकती है, यह लोल्लट कह रहे हैं। और वह एक ही भाव रूप अनुसंधान करता है, पूरी तरह एक ही भाव को प्रतिपन्न नहीं होते हुए देखता है, एक ही भाव की प्रतिपत्ति नहीं कर लेता है। तो एक ही भाव रूप अनुसंधानात्मक यह व्यापार फिर उसके पश्चात आरोप के पश्चात उसमें होता है, ऐसा लोल्लट कहते हैं। पूरा जो कोलेरिज का प्रतिपादन है वह उनके बहुत पहले लोल्लट ने अपने आरोपवाद के द्वारा बताया। यद्यपि लोल्लट के मत का खंडन किया गया, दूसरे दृष्टिकोण से किया गया, लेकिन लोल्लट का मत अपने आप में परिपूर्ण है। और यदि किसी को नाट्य को इसी रूप में देखना है, कला को इसी रूप में देख करके आनंदित होना है, तो ये उसको छूट है, उसका स्वातंत्र्य है कि इस रूप में वह, क्योंकि कला का सारा जो व्यापार है वह बाह्य जगत के यथार्थ की दृष्टि से तो एक भ्रम ही कहलाएगा। बाह्य जगत की वास्तविकता उसकी वास्तविकता नहीं हो सकती है। कोलेरिज आत्मवादी दार्शनिक हैं। साहित्य और कला की सैद्धांतिकी में उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है गुणात्मक संबंधिता का सिद्धांत, क्वालिटेटिव कोरिलेटिव। काव्य का धर्म और दर्शन से पिता और पुत्र जैसा या साध्य और साधन के जैसा गुणात्मक संबंध है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध भी है। इसमें व्यष्टि और समष्टि का संवाद होता है। इस स्तर पर परमात्मा कवि और दार्शनिक में अंतर नहीं रह जाता। इस दृष्टि से भारतीय विचार चिंतन परंपरा के बहुत निकट आ जाते हैं कोलेरिज। और जैसा मैं कह चुका हूं कि अभिज्ञान शाकुंतल यूरोप में हलचल मचा चुका है, उपनिषद हलचल मचा चुके हैं, शोपेनहार अभिभूत हैं उपनिषदों के चिंतन से। दुपेरों, एंकेटिल दुपेरों, उन्होंने भारत में आकर के जो अवस्था का अनुशीलन किया और उपनिषदों का दारा शुकोह के जो उपनिषद थे फारसी में, उसका लैटिन में अनुवाद किया। 1801-1802 में लैटिन भाषा में एंकेटिल दुपेरों के अनुवाद छपे। सारा यूरोप चमत्कृत हुआ, यूरोप का बौद्धिक जगत चमत्कृत हुआ उपनिषदों के तत्व चिंतन से। और शोपेनहार तथा अन्य दार्शनिक, शेलिंग आदि अन्य दार्शनिक बहुत प्रभावित हुए। उनके उद्धरण के उद्धरण दिए जाते हैं। कोलेरिज इस सबसे परिचित न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तब कोलेरिज और अभिनवगुप्त के बीच में जो तार जुड़ता है, यद्यपि अभिनवगुप्त काफी पहले हो चुके हैं, कोलेरिज से 700-800 साल पहले हो चुके हैं, इससे भी अधिक साल पहले हो चुके हैं, लेकिन दोनों कभी कभी एक स्वर में अपने विचार की अनुगूंज उत्पन्न करते हैं। परमात्मा कवि और दार्शनिक में अंतर नहीं रह जाता, कोलेरिज कहते हैं। प्रजापति रिव काम जनित जगत, ऐसा अभिनवगुप्त कहते हैं। कवि सृष्टा एक प्रजापति या ईश्वर बन जाता है जब वह अपने स्वातंत्र्य में प्रतिष्ठित होकर के रचना करता है। शिव जिस प्रकार से अपने स्वातंत्र्य में प्रतिष्ठित होकर सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार से कला का सृष्टा भी अपने स्वातंत्र्य में प्रतिष्ठित होकर के सृष्टि करता है। कवि जो है ऋषि हो जाता है। अभिनवगुप्त के गुरु भट्टतोत ने यही कहा, नान ऋषि कवि ऋत्युक्ता ऋषिष्ट किल दर्शनात्। जो ऋषि नहीं वह कवि नहीं हो सकता, जो कवि नहीं वह ऋषि भी नहीं है, क्योंकि ऋषि दर्शन के कारण ऋषि होता है। वह देख सकता है, भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकता है। कोलेरिज कहते हैं कि कवि अपने अंतःकरण में ईश्वर की अनुकृति करते हुए ईश्वरमय हो जाता है। यह फिलॉसफी ऑफ लिटरेचर कोलेरिज की पुस्तक है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। यह ऐतरेय महिदास का यूरोप में नवाविष्कार है। पिछले व्याख्यान में मैंने ऐतरेय महिदास की चर्चा की है। इस प्रकार से वे देवशिल्प और मानुष शिल्प, ये दो प्रकार के शिल्प मानते हैं, और देवशिल्प की अनुकृति मानुष शिल्प है यह बताते हैं। कोलेरिज मानते हैं कि काव्य सर्जना प्रक्रिया तथा काव्यानुभूति सर्जक तथा अनुभवकर्ता को विगलित वेद्यांतर आनंद की प्राप्ति कराती है। फिलॉसफी तथा काव्य और कला में मूलभूत अंतर बताते हुए कोलेरिज कहते हैं कि फिलॉसफी बाहरी संसार में परिवसित होती है, सृष्टि के वैशिष्ट्य को दार्शनिक की अंतरात्मा में प्रत्याभासित कराती है। कवि उस वैशिष्ट्य का अपनी अंतरात्मा में साक्षात्कार करता है। कल्पना के दो रूप कोलेरिज ने माने,
प्राथमिक कल्पना प्राइमरी इमेजिनेशन और माध्यमिक कल्पना सेकेंडरी इमेजिनेशन। राजशेखर कोलेरिज से कुछ शताब्दियों पहले हो चुके हैं। वे काव्य रचना प्रक्रिया के दो पक्ष मानते हैं, शक्ति और प्रतिभा। शक्ति मूलाधार है, वह प्रतिभा और व्युत्पत्ति से अलग है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति उसके फल हैं। प्रतिभा और व्युत्पत्ति शक्ति को जगाते हैं और शक्ति प्रतिभा और व्युत्पत्ति को स्फूर्त कर देती है। तौ उभौ अपि शक्तिम उद्भासयतः सा केवलम हेतु इति यायावरीयः। वास्तव में हेतु शक्ति ही है। विप्रसृतिश्च सा प्रतिभा व्युत्पत्तिभ्याम। प्रतिभा और व्युत्पत्ति से शक्ति अलग है। तो शक्ति एक प्राथमिक स्रोत है, मूलाधार वही है। शक्ति कर्तृके ही प्रतिभा व्युत्पत्ति कर्मणि। शक्ति कर्त्री है और प्रतिभा व्युत्पत्ति उसके कर्म है। शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पद्यते। जिसमें शक्ति है उसी के भीतर प्रतिभा है, उसी को प्रतिभास होता है और उसी को व्युत्पत्ति भी होती है। कहीं ना कहीं से पूरी तरह साम्य नहीं कह सकते हैं जो कल्पना का निरूपण कोलेरिज कर रहे हैं, और प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन के रूप में कर रहे हैं। पर ये दो कोटियां, और एक प्राथमिक कोटि है और दूसरी उसके बाद प्रतिफलित होती है। यह जो अवधारणा है यह इसमें इस दृष्टि से कहीं न कहीं सामने आता है। कोलेरिज के अनुसार कवि रचना के लिए विषय वस्तु रोजमर्रा के जीवन से लेता है। कविता की भाषा भी सामान्य जनों की भाषा होनी चाहिए। काव्य दो प्रकार के होते हैं, लौकिक काव्य और अलौकिक काव्य। काव्य रचना प्रक्रिया में कल्पना के दो स्तर और होते हैं, फैंसी तथा इमेजिनेशन। फैंसी आरंभिक प्रक्रिया है। वस्तुतः यह सर्जना व्यापार नहीं है, पर सर्जना के लिए आधार जुटाता है। इसमें बिंबों का संकलन और समावेश होता है। इमेजिनेशन के द्वारा फैंसी के अंतर्गत संचित सामग्री को पुनर्विन्यस्त किया जाता है। इमेजिनेशन साधारण वस्तुओं को रूपांतरित कर देता है। प्राथमिक कल्पना में बाहर के संसार से इंद्रिय माध्यमों श्रोत्र, चक्षुष, घ्राण, त्वक इनसे प्राप्त बिंबों का संकलन किया जाता है। यह सहज और स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। भारतीय आचार्यों ने प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु कहा है। कोलेरिज मानते हैं कि काव्य रचना के लिए टैलेंट और पोएटिक जीनियस दोनों आवश्यक हैं। टैलेंट में काव्य निर्माण में कुशलता और ज्ञान, ये दोनों बातें समाविष्ट हो जाती हैं, पर जीनियस टैलेंट से बड़ी वस्तु है। इस प्रकार से कोलेरिज कहीं न कहीं से भारतीय चिंतन परंपराओं को छूते हैं, उनकी चौहद्दी तक पहुंचते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में पहुंचते हो। जेबी प्रिस्टले अंग्रेजी के नाटककार और समीक्षक हैं। उन्होंने नाट्यानुभव पर विचार किया है और कोलेरिज के मत की उन्होंने अच्छी व्याख्या की है। वे कहते हैं कि प्रेक्षकों की मनोवृत्ति नाटक देखने के लिए तत्पर होते समय विचित्र प्रकार की होती है। रंगशाला में जब हम बैठ जाते हैं तो सामान्य दिमाग से बाहर हो जाते हैं। हम जानबूझकर स्किज़ोफ्रेनिक बन जाते हैं। नाटककार की कला उनकी पुस्तक है द आर्ट ऑफ ड्रामेटिस्ट। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलती है, हिंदी अनुवाद भी उसका मिलता है। प्रेक्षक अभिनेताओं को अभिनेता के रूप में भी देखता है और पात्र के रूप में भी। रंगमंच पर की हर एक वस्तु का यह दोहरा चरित्र होता है, डबल कैरेक्टर हो जाता है। ये सारी वस्तुएं विश्वास और अविश्वास के बीच प्रकाश और अंधेरे से मिली हुई छाया में दिखती हैं। वे एक उच्चतर यथार्थ का हिस्सा होती हैं, ऐसा प्रिस्टले कहते हैं। हमारा जो वस्तुगत यथार्थ है, हमारी दुनिया का जो यथार्थ है, उससे हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। उस यथार्थ के परे एक यथार्थ वह बन जाता है जिसे हम अयथार्थ करके जान रहे होते हैं, ऐसा प्रिस्टले कहते हैं। वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच के इस विचित्र संबंध के कारण रंगमंच हमारे जीवन से हर स्तर पर बहुत गहराई से जुड़ जाता है। इतनी गहराई से कि अन्य कोई कला माध्यम हमारे मानव जीवन से इतना नहीं जुड़ सकता, ऐसा वे कहते हैं। स्वप्न और यथार्थ तथा विश्वास और अविश्वास के बीच के झूलते इस रिश्ते में नाट्यानुभूति का जन्म होता है। इस बात को दृष्टांत से समझाते हुए प्रिस्टले कहते हैं कि सही नाट्यानुभव ना तो पोली ब्राउन को अभिनेत्री
मात्र के रूप में देखने से जन्म ले सकता है, न उसे मात्र मैगी स्मिथ या पात्र के रूप में देखने से। जब हम उसे मैगी स्मिथ का अभिनय करती पोली ब्राउन के रूप में देखते हैं, तब नाट्यानुभूति जन्म लेती है। कुल मिलाकर के प्रिस्टले कोलेरिज के विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की एक व्याख्या करते हैं, और कोलेरिज अपने समग्र दार्शनिक चिंतन के साथ भारतीय परंपरा में जो काव्यास्वाद विवेचन है, उससे जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।